बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में आने वाले सैलाब से तबाहकारियां आज भी जारी हैं, लेकिन पानी के बंदोबस्त पर रियासत बेबस दिखाई दे रही है और पाकिस्तान के पानी के 5 बड़े मंसूबे ताख़ीर का शिकार हैं। मज़ीद इस बारे में तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम रुख करेंगे कराची का, जहां पर कराची के इदारों की नाअहली के बायस बारिश के दौरान और बारिश रुकने के बाद शहरी अजियत का शिकार हैं। तो इसके साथ दूसरी जानिब हालिया बारिशों ने कराची का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया है। मजीद कराची की सूरत हाल के बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा कराची फरीद आलम। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे महकमा तालीम बलोचिस्तान की, जहां पर करोड़ों रुपए की माली बेकायदगियों की निशानदही की गई है। महकमा तालीम में अरबों रुपए की माली बेकायदगी और घपलों का इंकशाफ भी सामने आया है। इस खबर की तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा कोयटा शाह हुसैन तरीन। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, लेकिन पानी के बंदोबस्त पर रियासत हमें बेबस दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के पानी के 5 बड़े मंसूबे आज भी ताख़ीर का शिकार हैं। वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की कौमी पानी की पॉलिसी 2018 में मंजूर की गई थी, लेकिन इसके बाद से ताहाल उसका कुछ नहीं किया जा सका। जबकि वजारत आबी वसाइल पानी की पॉलिसी की मंजूरी के 1 साल बाद वापडा की तश्कील नौ में नाकाम रहा है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक ने। रियाज, सबसे अहम सवाल यहाँ पर यही उठता है कि 2018 में कौमी पानी की पॉलिसी मंजूर की गई थी, उसके बावजूद क्या वजह है कि अब तक उस पर अमली इक़दाम नहीं हो सके हैं, या फिर हम ये कहें कि ये पॉलिसी महज एक रस्मी दस्तावेज़ है? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। मेरा ख्याल है जो आखिर में आपने कह दिया, शायद बदकिस्मती से हमारी बहुत बड़ी जो पॉलिसीज़, चाहे वो पानी से मुतालिक हों, चाहे वो तरक्याती मंसूबों से मुतालिक हों, या मुल्क की तरक्की के विज़न के हवाले से हों, वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रस्मी दस्तावेज़ है और सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी शायद उसको इतना संजीदा नहीं लेते जितना लेना चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त हमारे सामने है कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिन रात 24 घंटे से हम देख रहे हैं पिछले तकरीबन 1 महीने से कि सैलाब की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है, और इसमें वाटर मैनेजमेंट जो है वो सबसे अहम चीज़ होती है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सैलाब का जितना पानी है वो डैम में चला जाता तो पानी रुक जाता, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेशनल वाटर पॉलिसी क्या है और इसके मंदरजात क्या हैं, ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और मेरा ये ख्याल है कि जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत है, उनके शायद जो काबीना है और इवन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको भी नहीं पता होगा कि नेशनल वाटर पॉलिसी क्या है जो अप्रैल 2018 में मंजूर हुई। उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट या मुश्तरका मफादात की काउंसिल, उसको बाकायदा तौर पर पीरियोडिकल रिव्यूज़ देने थे, उनको अपडेट जमा करवानी थी नेशनल वाटर पॉलिसी के हवाले से। उस पर कोई किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई, और आप अंदाज़ा लगाएं 18 के बाद 2025 हो गया है और हमें कोई पेशरफ्त जो है पानी के मामले में नहीं मिल रही। और बड़ा अहम कोट इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो है इस्लामाबाद में, एक रिसर्च या थिंक टैंक है, उन्होंने बड़ा अच्छा कोट किया कि पाकिस्तान में जो है वो वाटर का क्राइसिस नहीं है, पाकिस्तान में फेलियर ऑफ गवर्नेंस है पानी के हवाले से। तो पानी का मसला नहीं है, चाहे वो पानी की कमी है या पानी की शिद्दत है, उसको कंट्रोल करना है। हमारे पास गवर्नेंस का बड़ा मसला है। यानी एक दफ्तर है, एक इमारत है, तो वहाँ पे हम ये कहें कि जनाब ये इदारा जो था वो कामयाब है या नाकाम है, उसकी बुनियादी वजह वो वहाँ पे जो उस बिल्डिंग की इमारत के अंदर जो अफसरान और तमाम जो दिमाग बैठे हुए हैं, वो उस इमारत को, उस निज़ाम को, इस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए वो इमारत बनी है, उसको कितना कामयाब बनाते हैं। वही हमारे यहाँ वाटर जो रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री है, हमारे वाटर के जो मैनेजमेंट है, गवर्नेंस है, उसके हवाले से हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती से हम ये कहेंगे कि नाकामी है। क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट है, उसके सेक्टोरल एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पे 2018 में जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलिसी बनी, उसके बाद खामोशी हो गई। उसके बाद बात ये हो रही है कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा
कमी है। पाकिस्तान के 1970-72 में 3000 जो है वो पर पर्सन जो है वो पानी अवेलेबल था M3, और अब जो है वो तकरीबन 1000 तक, बल्कि उससे भी कम आ चुका है। तो पानी की कमी हम एक तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 300 से 400 फुट तक जो है वो नीचे पानी जा चुका है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैलाब हमारे जो है वो दर पे है, और पंजाब, जनूबी पंजाब में हम देख रहे हैं कि 10 से 14 फुट का पानी जो है वो आ चुका है। तो ये वाटर मैनेजमेंट से ज़्यादा वाटर मिस मैनेजमेंट हमारे यहाँ है, गवर्नेंस का फेलियर है। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ कि हमारे जो मतलब इससे अब हम अंदाज़ा लगाएं कि हम क्या कर रहे हैं। कि यहाँ पे तो है ना रियाज के अगर देखें तो वापडा जैसा अहम इदारा भी, उसकी भी तश्कील नौ नहीं हो सकी है, उसमें भी हमें नाकामी ही दिखाई देती है। ये तो सीधी सीधी इंतजामी नालायकी है। चले ये तो हो गया, लेकिन हमारे रियासती इदारे आखिर कब तक इन इस्लाहात से दूर भागते रहेंगे? देखें, अब ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा एक लीडिंग क्वेश्चन है कि कब तक भागते रहेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चेयरमैन NDA में इससे पहले मुख्तलिफ़ जगहों पे ब्रीफिंग दे चुके हैं। 2 हफ्ते पहले पार्लियामेंट में आए और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफ किया, और जिसमें काफ़ी जो है वो तमाम जो मेंबरान थे वो बड़े परेशान भी हुए। और ये तकरीबन जो सैलाबी सूरत हाल इस वक्त बनी है, ये सवात बुनीर में जो कुछ हुआ उसके बाद की जो ये ब्रीफिंग थी, तो पंजाब वाला सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ था। तो तमाम मेंबरान जो सेनेटर्स वगैरह थे वो सब जो है वो एक किस्म का उनके लिए शॉकिंग था कि जो फिगर्स आ रहे थे, जो प्रेडिक्शंस आ रही थी कि सितंबर तक और फिर अगस्त नवंबर तक हमारे पास पानी के कौन कौन से हादसात और वाक़यात होंगे। और एक फिगर जिसने हैरान कर दिया तमाम कमेटी मेंबरान को, वो था कि तकरीबन अगले साल 22% इस मौजूदा जो बारिशों का जो सिलसिला है, इससे 22% ज़्यादा बारिशें होंगी और पानी आएगा। तो अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जो पंजाब में पानी की जो तबाही हुई, फिर हमने स्वात में देखा फ्लैश फ्लड्स आए, ये सारी पानी के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ पे आबादियों का मामला, वो चीज़ें तो हैं, लेकिन ग्लेशियर जो पिघलने का अमल है उस चीज़ों को देखना, फिर पानी की मैनेजमेंट, फिर ये सारी चीज़ें तो ये बताती हैं कि हम शायद उस तरह ना तैयारी कर रहे हैं, ना हमने उसकी जो है उठानी है। 2022 में हमारे पास जो है वो सैलाब की सूरत हाल देखें तो अच्छा सैलाब अब भी आया है, और अब तो ये पेशन गोइयां भी की जा रही हैं कि आने वाले वक्तों में इससे भी ज्यादा सैलाब आएगा। तो फिर ये सब कुछ पता होने के बावजूद इतने अहम मंसूबे हम 1 दहाई से ज़ायद अरसा गुजर चुके हैं, वो ताखीर का शिकार हमने किए हुए हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्या मंसूबा बंदी की नाकामी है या फिर कुछ और बात है? मेरा ख्याल है इसमें कई बातें हैं। मिसाल के तौर पर पहले हम थोड़ा सा एक रन डाउन दे दें अपने व्यूअर्स को कि अब देखें कच्ची कैनाल का जो प्रोजेक्ट है वो 10 साल से ताखीर का शिकार है, और प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 158% बढ़ चुकी है। अब अंदाज़ा लगाएं 158% बढ़ चुकी है। इसी तरह दियामिर भाषा डैम, जो हम मेरा ख्याल है कि पिछले 15-20 सालों से सुनते आ रहे हैं, दियामिर भाषा डैम, उसकी जो है वो 15% अब तक तामीर मुकम्मल हुई है। और आए दिन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज़ में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हमें ये सुनने को मिलता है कि जनाब दियामिर भाषा डैम ये हो गया, वो हो गया। तो जब उसकी तह तक पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जनाब वहाँ पर ज़मीनों पर कब्जे हो चुके हैं, वहाँ पर जो मकामी आबादी है उन्होंने कहा है कि जनाब ये तो हमारा इलाका है, हमें बेदर किया जा रहा है, हमें पेमेंट की जाए। और ये सारे वो मसाइल हैं जो है दियामिर भाषा डैम की 15% तक जो है वो तकमील जो है वो मुमकिन बना सके हैं। इसके साथ साथ जो देखा जाए दासू हाइडल जो है वो जो प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, बहुत अहम है। 21% सिर्फ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और तकरीबन अपने तकमील से 42% जो है वो पीछे है। तो मेरा ख्याल है कि अगले शायद 3-4 साल में भी वो मुकम्मल ना हो पाए। K4 प्रोजेक्ट जो कराची के लिए लाइफ लाइन समझा जाता है, और उसके सब जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तकरीबन 6 से 8 तकरीबन 8 उनके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो K4 के जो ज़ैली प्रोजेक्ट्स समझे जाते हैं। वो भी जो है वो K4 भी जो है वो तकरीबन 2025-26 में कहा जा रहा है कि K4 में ताख़ीर की वजह से 2025-26 में ये जो चल रहा है, और आगे जो आ रहा है 2026 अगला साल, पानी की शदीद किल्लत जो है वो कराची में होगी। गो कि हम देखते हैं कराची में ज़ाहिर है खारा पानी है, वहाँ पे समंदर का पानी है, तो जो साफ़ पीने का पानी है वो टैंकर्स के थ्रू आता है। तो उसके लिए K4 प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताकि पीने का जो साफ़ और मीठा पानी है वो कराची में लाया जाए। और अच्छी ज़ाहिर करोड़ों की आबादी है, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी तक जो है हम देख रहे हैं तकरीबन 1 दहाई से ज़्यादा हो चुका है, उस पर कोई बहुत बड़ी जो है वो प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। और सिंध में जो राइट बैंक आउटफॉल था तकरीबन 22 साल से ताख़ीर का शिकार है, और इसकी जो लागत है
300% इसमें इजाफा हो चुका है। और इस तरह ऐसे बेशुमार ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनमें 10 से 22 साल तक का जो है वो ताखीर हो चुकी है। रियाज, आपने हमें बेशुमार मंसूबे गिनवा दिए हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं, ये जो कच्ची किनाल और राइट बैंक आउटफॉल जैसे मंसूबे हैं, इनकी लागत में 150 से 300% तक इजाफा आप बता रहे हैं ना, वो हुआ है, तो ये किसकी नाकामी है? क्या हमें यहाँ पर अवाम का पैसा बेदरेक जाया होता दिखाई नहीं दे रहा है? क्या हुक्मरानों को ये दिखाई नहीं देता? देखिए, इसमें तो कई फैक्टर्स आ जाते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा ज़ाहिर है 18वीं तरमीम से। 2010 में 18वीं तरमीम हुई, उसके बाद बहुत से इस तरह के जो मंसूबे थे वो वफाक से सूबों के पास चले गए। सूबों ने इनको देखना था, कुछ जगहों पे म्यूचुअल चलना था फेडरल और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने, और इसके अलावा कुछ जगहों पे जो सूबाई हुकूमतें उन्होंने खुद से देखना था। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो मोमन डैम हो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, फिर पंजाब में जो प्रोजेक्ट्स हैं, फिर हम देख रहे हैं सिंध में जो प्रोजेक्ट्स हैं, फिर ये दासू के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब दासू इतना बड़ा हमारे पास जो है वो जो हाइडल प्रोजेक्ट है और पानी का ज़ाहिर एक अच्छा बड़ा ज़ख़ीरा भी होगा, उसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा संजीदगी नज़र नहीं आती। और हमने देखा कि 2018-19 में जब साकिब निसार साहब थे तो हमने देखा कि डैम फंड कायम हुआ। अब भी शायद बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं कि बैंक्स में अगर आप पैसे निकालने जाते हैं ATM से विड्रॉल के लिए, तो डैम फंड का जो है वो इश्तिहार से सामने आता है और इन अकाउंट्स में जो है पैसे जमा करवाएं। उसमें हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले कहा गया कि इतने अरब रुपए जमा हो चुके हैं। अब मसला पैसे से ज़्यादा मैंने ये देखा है, हमने जो पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ हैं, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी हैं, फिर पार्लियामान के अंदर जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स का जब जिक्र किया जाता है तो इससे ये लगता है कि पैसे जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है और इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है पॉलिटिकल विल। जैसे मैंने 18वीं तरमीम का जिक्र किया तो जो सूबाई सतह पे और वफाकी सतह पे जो एक कशमकश है सूबों के दरमियान, इस वक्त हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक अलहदा हुकूमत है, सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, PTI की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में भी समहाउ आप कह लेंगे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इस तरह पंजाब में देख लें, हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है। तो एक ऐसा जो जिसे नेशनल कोहेजन कहते हैं, पानी के मामले में एक ज़ुबान होना, वो जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा किसी तौर पे भी। तो अब चाहे वो फंड्स का रिलीज़ करना हो या जो कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक एक फोरम पे इकट्ठे सारे नहीं होंगे और ये फैसला कर लें, और तो फोरम मौजूद है, फोरम क्या है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ताखीर ज़दा ये जो मंसूबे हैं, इनमें करप्शन और सियासी मुदाखलत के क्या वाज़े शवाहिद मौजूद हैं? क्योंकि जो सिचुएशन है वो तो हमें यही बता रही है, और अगर हैं तो जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मुझे याद है कि जब एक यूनिट बनाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, और वो ये था कि आज तक पिछले 10 साल में पाकिस्तान के अंदर जो मंसूबे बनाए गए हैं, जो बड़े मंसूबे थे, जो कई सौ अरब के जो मंसूबे थे, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई और एक जो है वो साबिक डिप्टी चेयरमैन नैब जो थे असगर साहब, उनको उसका सरबराह बनाया गया। और उसके बाद ये जो है वो फैसला किया गया कि वो जो है वो देखेगा, पता लगाएगा कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो लगाए गए पिछले 10 सालों में, उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट शामिल थे। ज़ाहिर उसमें बहुत काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट शामिल थे। उसमें एक K4 का प्रोजेक्ट था, इस्लामाबाद रावलपिंडी की मेट्रो के अलावा और बहुत से बड़े इस तरह के प्रोजेक्ट थे जो कम्युनिकेशन वगैरह के थे। तो K4 का प्रोजेक्ट मैंने तफसील से वो डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें देखी तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन चीज़ें थी कि K4 प्रोजेक्ट जो था वो शायद आज से 5-6 साल पहले फंक्शनल हो जाना चाहिए था। कराची को साफ़ पानी मुकम्मल तौर पे तमाम जो है वो शहरियों को मिलना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं मिल सका। और उसकी जब आपने ज़ाहिर करप्शन का सवाल किया तो उसके अंदर जो बताई गई चीज़ें जो ताख़ीर से हुई, कॉन्ट्रैक्टर्स को जो चीज़ें दी गई और जो आगे जो दूसरे मामलात किए गए, मिसाल के तौर पर K4 प्रोजेक्ट की कुछ चीज़ों की अगर बात की जाए यहाँ पे तो 8 उसके सब प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा। जिसमें है इनटेक वर्क्स, फिर एलाइड वर्क्स, फिर पाइपलाइन वर्क्स, फिर फिल्ट्रेशन प्लांट लगेंगे, फिर इसके अलावा पंपिंग स्टेशन बनेंगे। ये सारे जो हैं तकरीबन अगर एक्चुअल प्रोग्रेस की बात की जाए तो अभी जो बुनियादी काम है जिसे कहते हैं कि ब्लूप्रिंट जिसे तैयार करना किसे कहते हैं, हाँ। वो सिर्फ 68%
जो है वो कंप्लीट हुआ है। यानी अभी हमने क्या करना है उसका फैसला 68% हो चुका है, और जो दूसरे पंपिंग स्टेशन जो फिल्ट्रेशन है वो 22 और 32 और इस तरह चल रहा है। तो टोटल ये जो प्रोजेक्ट है तकरीबन अभी भी 40 से 50% कंप्लीट हो चुका है। K4 प्रोजेक्ट जो कराची के करोड़ों शहरियों के लिए एक लाइफ लाइन समझी जाती है। ये मंसूबे तो रियाज जब मुकम्मल होंगे तो होंगे, तब हम देखेंगे कि क्या होता है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जो इतनी ज़्यादा बारिशें होती हैं, माहौलियाती निज़ाम को ये बारिशें कितना मुतासिर करती हैं, इसका जवाब मुझे दे दें ताकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो जो देख रहे हैं उनको भी पता चल जाए, ताकि मंसूबों को वो मुकम्मल करें। देखिए, अगर सिर्फ 2022 के फ्लड्स की बात की जाए तो तकरीबन गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक तकरीबन हज़ारों एकड़ जो फसलें थी जो इस वक्त भी हमें नज़र आ रहा है उसको नुकसान पहुंचा। 116 जो ज़िले थे पाकिस्तान के अंदर, 116 ज़िले वो मुकम्मल तौर पे जो है वो और जुज़वी तौर पे उनको नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ 66 ऐसे ज़िले थे जो मुकम्मल तौर पे जिनको कहा गया कि मुकम्मल तौर पे ये जो हैं एक आफत ज़दा उनको करार दे दिया गया। 66 ज़िले, ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, तबाह हो गए, और 1200 लोगों की डेथ से जो है वो रिपोर्ट हुई। ये 2022 की बात है, और इस वक्त हम तकरीबन 22 था, फिर इसके बाद हम 25 में हैं। मुश्किल से 2.5 से 3 साल बनते हैं। 2025 सर पे आया, 22 तो गुजर गया, लेकिन ये उससे कई गुना ज़्यादा शिद्दत का सैलाब है। 1200 अफराद तो 22 में हुए, अब तकरीबन जो है वो 1100-1200 का फिगर अब हो चुका है। और अभी आप समझें कि इसका मिड है ये जो सारा क्राइसिस है। बारिशें तो तकरीबन शायद उनकी शिद्दत कम हो गई है, लेकिन जो पानी की रवानी है वो अब जनूबी पंजाब से होते हुए, मुल्तान से हम देख रहे हैं, उन जगहों से होते हुए गुजर रहा है, और वो जाएगा अब सिंध की तरफ। सिंध का जो है वो शुरू का जो कच्चे का इलाका है, फिर उसके बाद हम देखते हैं बाकी जो सक्कर की तरफ पानी जाएगा, और उसके बाद जो देहात और जो ज़ेरी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आएंगे, और फिर हम वही देखेंगे जो हमने 22 में भी देखा, अब भी देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे बड़े बड़े लोग और जागीरदार लोग हैं उनकी तरफ जो बंद है वो नहीं टूटेंगे। उससे पहले जो ऐसे लोग हैं जिनको सैलाब की बात हो रही है, सैलाब जैसे कुदरती सानेहात तो हर साल शदीद तबाही मचाते हैं। 2022 के सैलाब का जिक्र आपने किया, उसके बाद भी ये सानेहात तो हुआ और तबाही मचा के चला गया। तो फिर पानी के जो ज़खायर हैं उनके बंदोबस्त पर कोई तरजीह क्यों नहीं दी जा रही, कोई काम क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, इसमें अगेन ये वही सवाल है, हमारी सारी स्टोरी का क्रक्स जो है वो यही बनता है कि इतने सानेहात होने के बावजूद जाने जा रही हैं। और अब तो हमने जब 2022 के फ्लड्स आए तो हमने देखा कि यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज की या मौसमियाती तब्दीली की जो मिनिस्ट्री थी शेरी रहमान, उन्होंने जो है जो किरदार अदा किया ज़ाहिर वो सबके सामने है। बड़ा जो है वो ब्लंटली वो गई पूरी दुनिया में। हमने क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस भी की, फिर COP22 था, और हमने देखा कि उस तरफ भी हम गए। तो ये सारे इजलास हुए, हम यूरोप भी गए, और वहाँ हमने यूरोप को और अमेरिका को और तमाम मगरबी ममालिक को ये बताया कि खुदारा आप लोग जो कार्बन की जो एमिनेशन कर रहे हैं सारा कुछ, उसकी वजह से हमारे यहाँ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और हमें नुकसान पहुँच रहा है। हमारे यहाँ तो कार्बन का एक तरफ पानी संभाला नहीं जा रहा, दूसरी जाने पानी की किल्लत है। पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए क्या ये पानी की किल्लत सबसे बड़ा खतरा बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, और मेरे सामने इस वक्त रिपोर्ट मौजूद है, और उसमें ये लिखा बड़ा क्लियरली इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का जो वाटर क्राइसिस है, जो पानी की पाकिस्तान के अंदर जो किल्लत है, वो इससे कुछ अरसे बाद फूड सिक्योरिटी का जो है वो मसला पाकिस्तान में खड़ा हो सकता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो अजनास उगती हैं वो ज़ाहिर है वो फसलें हैं, उनको पानी मिलता है। जब पानी ही उनको नहीं मिलेगा तो वो अजनास उनकी पैदावार कैसे होगी? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने। और यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को 10 पानी के कम तरीन इलाके वाले मुल्क देखा जाए तो पानी वो जिंदगी की अलामत है, लेकिन पाकिस्तान में अब ये एक बहरान बनता जा रहा है। कौमी पॉलिसियां बनाना काफ़ी नहीं होता, उन पर अमल दरामद ही असल कामयाबी होती है। जब तक इदारे जागेंगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो। सवाल ये है कि हम कब जागेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर से बात करेंगे बारिशों के हवाले से।
तो कराची के इदारों की नाअहली के बायस बारिश के दौरान और बारिश रुकने के बाद शहरी अजियत का शिकार हैं। तो दूसरी जानिब हालिया बारिशों ने कराची का हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया है। हालिया बारिशों में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ गया है। बारिश के दौरान अरबों रुपए से जायद मालियत से हाल ही में तामीर की गई हब केनाल पानी में बह गई है। मजीद किन नुकसानात के बारे में बताया जा रहा है, तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आलम से। फरीद, सबसे पहले ये बताइएगा कि हालिया बारिशों ने कराची के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को किस हद तक मुतासिर किया है? जी बिल्कुल, हालिया बारिशों ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया है। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान कराची में तामीर की गई सड़कें पानी में बह गई। 13 अगस्त को हब किनाल का इफ्तिताह किया गया था, वो पानी में बह गई। ज़ेर तामीर शाहराह भुट्टो 55 अरब रुपए से ज़ायद मालियत का ये मंसूबा था, इसका एक बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। फ़लस्तीन अंडरपास अभी गुज़िश्ता साल ही तामीर किया गया था, उसकी सड़क बैठ गई है। 1 अरब 20 करोड़ की मालियत से वो तैयार किया गया था। मुख्तलिफ शाहराएँ थी जो 2-2 अरब रुपए 1-1 अरब रुपए से तामीर की गई थी मुख्तलिफ इलाक़ों में। वो तमाम की तमाम शाहराएँ ऐसा लगता है बारिश के बाद कभी तामीर ही नहीं की गई थी। सबसे ज़्यादा जो बड़ा नुकसान हुआ है कराची को शाहराह भुट्टो का। शाहराह भुट्टो का मंसूबा है जो कराची को कराची से 3 फेज़ में बनाया जा रहा था। पहला फेज़ इसका जाम सादिक से कोरंगी था, कोरंगी से फिर इसको जाना था क़ायदाबाद और क़ायदाबाद से इसको जाना था काठोर। तो मलीर जाम गोट के नज़दीक जब बारिश हुई तो मलीर नदी से सैलाबी रेला आया जो जाम गोट के नज़दीक जो ज़ेरे तामीर शाहराह भुट्टो थी उसके 100 फीट से ज़ायद हिस्से को बहा कर ले गया। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, ये इंजीनियरिंग का एक डिज़ास्टर है। देखें जो शाहराह भुट्टो बनाई जा रही है ये पूरी मलीर नदी पे बनाई जा रही है, मलीर नदी के बेल्ट पे बनाई जा रही है। ये एक ऐसी बेल्ट है जब मानसून होती है तो मलीर नदी में पानी का बहाव बहुत बढ़ जाता है, पहाड़ियों से पानी आता है जो मलीर नदी में रेले की शक्ल में बहता है। तो इस पूरे मंसूबे को तामीर किया जा रहा है मलीर नदी की बेल्ट के ऊपर। तो ये मंसूबा हमेशा ख़तरात में घिरा रहेगा। अभी ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हुआ है, ज़ेरे तामीर है। गुज़िश्ता जब अभी हाल ही में जो बारिश कराची में हुई, एक रेला आया कैशमेंट एरिया से सारा मलीर नदी से बहता हुआ और जाम गोट के पास ज़ेरे तामीर शाहराह भुट्टो के 100 फीट से 110 फीट का वो हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर पानी में बहा के ले गया। उसके अंदर कसूर किसका है? उसके अंदर कसूर हुआ हमारे कंसल्टेंट का, डिज़ाइनर्स का, इंजीनियर्स का। क्योंकि जब वो शाहराह भुट्टो जो तामीर की जा रही है ये तो खुशकिस्मती ऐसी थी कि वो अभी ज़ेरे तामीर, उस पर ट्रैफिक की रवानी नहीं है। अगर ट्रैफिक की रवानी होती तो लोगों को जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ता। मलीर नदी क्योंकि एक ऐसी नदी है जिससे आपाशी भी की जाती है और पानी का ज़ख़ीरा भी किया जाता है। 50 अरब रुपए मालियत की ज़ेरे तामीर शाहराह भुट्टो है, उसके बह जाने से सवाल नहीं उठते कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में आखिर क्या खामियां छोड़ रहे हैं और कहाँ पर खामी मौजूद है? वो दिखाई नहीं देता किसी को। बिल्कुल उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। उसमें सबसे पहले कंसल्टेंट से पूछा जाए कि जिसने इसको कंसल्ट किया पूरे प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट डायरेक्टर से पूछा जाए कि आप जब ये प्रोजेक्ट बना रहे थे, जब ये आपको मालूम था कि ये नदी की बेल्ट है तो आपको उसी तरीके से इसकी मजबूती के लिए इसके हिफाजती इंतजाम करने। देखें अभी फ्लड नहीं आया कराची में, फ्लड आया था और 1977 में सुपर फ्लड था। अगर ये फ्लड दोबारा आ जाता है, फ्लड आया था 2020 के अंदर, अगर वो सुपर फ्लड की सिचुएशन बनती है तो ये पूरा जो नदी के साथ साथ ये शाहराह भुट्टो चल रही है तमाम शाहरा को नुकसान हो सकता है। ये देखें आप सबसे बड़े इंजीनियर की कारकर्दगी और काबिलियत आपका अंदाज़ा इस बात से लगा सकती हैं कि पानी का रिजर्व वायर है, उस रिजर्व वायर के अंदर में मट्टी भरने के बाद वहाँ पर बंद बांधा गया, बंद बांधने के बाद उस पर रोड बना दी गई। ये किसी तौर पे भी मुमकिन नहीं है कि कंक्रीट का बना हुआ जो रिजर्व वायर है वो मट्टी को रोक ले पानी आने से। क्योंकि देखें आप सीमेंट में जब मट्टी भरेंगे पानी वो आएगा, पानी अपनी जगह बना लेगा। और यही हुआ जब पानी आया, क्योंकि वो रिजर्व वायर कंक्रीट का बना हुआ था, पानी का एक प्रेशर था, उसने मट्टी को सरका दिया। बिल्कुल चिकना होता है वो, पानी की वजह से बहुत चिकनी वो कंक्रीट हो जाती है, उस पर मट्टी का टिकना मुमकिन ही नहीं था। उस पर अगर इन्होंने बनाना ही था, अव्वल तो रिजर्व वायर पे किसी भी तरह की बंद बनाना गलत होता है, क्योंकि रिजर्व वायर आपकी ज़रूरत है। बारिश हमेशा नहीं होती, इसी बारिश के पानी से मलीर के जो गोट है, जो देहात है, जो काश्तकार है, ज्यादा बड़ा सवालिया निशान जो है ना वो इंजीनियरिंग के मयार पर उठता है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद की जितनी भी सड़कें थी वो सबकी सब गायब हो गई। इंजीनियरिंग के मयार पर तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो क्या कोई उनसे सवाल नहीं करता? क्या वो जवाबदेह नहीं है?
हाँ बिल्कुल जवाब दें, लेकिन उनसे जवाब तलब कौन करेगा। हब केनाल जिस ठेकेदार कंपनी ने बनाई, किसी का मजाल नहीं उस ठेकेदार कंपनी से बात कर ले या उसके जो सब कॉन्ट्रैक्टर उससे बात कर ले। इसी तरह शारे भुट्टो जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी बना रही है, उसमें यहाँ पर किसी में जरूरत नहीं है कि उससे वो सवाल कर सके, क्योंकि उनके ताने बाने कहीं और बुने जाते हैं। रही बात कंसल्टेंट की और डिजाइनर्स की, इंजीनियर्स की, ये तमाम के तमाम लोग सिंध हुकूमत के मातहत हैं और सिंध हुकूमत को इनसे सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि जो पैसा ज़ाया हो रहा है वो कराची के सिंध की आवाम के टैक्सों का पैसा है, जिससे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, बैंकों से लोन लेके प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, लेकिन इंजीनियर्स की जो कमीशन खोरी है वो किसी सूरत कराची की तरक्की को कराची को तरक्की करने दे ही नहीं रही है। रोडें बनाई जा रही हैं, यहाँ पर एक एक रोड जो है 1 किलोमीटर की रोड 1 अरब रुपए में बनाई जा रही है, लेकिन जब वो रोड बनाई जाती है तो उसके अंदर नाकिस मटेरियल होने के साथ साथ मटेरियल भी कम इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ा दुश्मन जो है इस शहर की सड़कों का वो है ईरानी तारकोल। स्मगलिंग से जो तारकोल आ रहा है इंतहाई नाकिस तारकोल है। पाकिस्तान का बना हुआ तारकोल इस्तेमाल करने के बजाय ठेकेदार ईरानी तारकोल इस्तेमाल करते हैं। वो ईरानी तारकोल ऐसा है कि जब उस पर पानी पड़ता है तो वो गेड़े को छोड़ देता है, कंक्रीट को छोड़ देता है, वो बह जाता है। ठीक इसकी वजह से ये होता है जब बारिशें होती हैं, तकरीबन कराची में अगर हम इस वक्त सर्वे जब हमने पूरा बारिशों के बाद से हम मुसलसल कर रहे हैं, नॉर्थ नाज़माबाद हो, मलीर हो, न्यू कराची हो, सदर हो, PCHS सोसाइटी हो, गुलशन इकबाल हो, गुलिस्तान जौहर हो, लांडी हो, कोरंगी हो, गर्ज ये कि कराची के हम किसी भी कोने में चले जाएं, जो रोडें 3 से 4 साल पहले बनाई गई थी वो रोडें हमें अब नजर नहीं आ रही। उनकी जगह बड़े बड़े गड्ढे बड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मेयर कराची है वो हर सड़क पे गए, हर रोड पे गए, और उनकी यही कोशिश रही थी कि इलाकों को एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करवाया जाए। उसके अलावा हमें कोई दिखाई नहीं दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 25 टाउन चेयरमैन है, इसमें जमात इस्लामी के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, PTI के भी हैं। इन 25 टाउन चेयरमैन को हमें बिल्कुल नज़र नहीं आए, ना रात में नज़र आए ना दिन में नज़र आए। जब बारिश रुक गई तो टाउन की मशीनरी हमें सड़कों पे काम करती हुई नज़र आई, ना ही टाउन देखें। अगर टाउन्स अपना काम कर लेते, ये 500 550 जो छोटे नाले अगर उनको साफ़ कर लिया जाता तो जो रिहायशी इलाके डूबे हैं वो कभी भी नहीं डूबते, क्योंकि पानी उन छोटे नालों से निकल के बड़े नालों में आ जाता। बड़े नाले मेयर कराची ने साफ़ करवा दिए थे, बड़े नाले पानी ले रहे थे, लेकिन पानी तो वो जब लेते जब छोटे नाले पानी लेके आते। जब छोटे नालों ने पानी को निकासी नहीं की तो वो पानी इलाकों में भरा, इलाकों से भरने के बाद वो पानी शाहराहों पे आया। जब वो शाहराहों पे आया तो कराची में जब रोडें बनाई जाती हैं, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ के इंजीनियर इतने काबिल हैं कि इन्हें आज तक रोड की लेवलिंग करना नहीं आई। रोड पे आप सीधे चलते रहेंगे तो आप आगे जाके आपको प्याले में गिर जाएंगे। ये प्याला उस वक्त पता लगता है जब बारिश होती है, पानी जमा होता है कि रोड बीच में से 2 फीट दबी हुई है या 4 फीट दबी हुई है। ये उसूल ये होता है जब रोड बनाई जाती है, रोड बनाए जाने के लिए सबसे पहले तो ज़मीन को काटा जाता है, काटने के बाद उस ज़मीन को लेवल किया जाता है, लेवल करने के बाद उस पर पानी डाला जाता है, फिर उसको लेवल किया जाता है, फिर उस पर गेड़ा बिछाया जाता है, गेड़ा बिछाने के बाद उस पर रूलर चला के दोबारा उसकी लेवलिंग करने के बाद आखिर में जाके उस पर कारपेट किया जाता है। लेकिन कराची एक ऐसा करिश्माती शहर है जिसमें 5 किलोमीटर की सड़क। बड़ा सादा सा सवाल है, आज के जदीद दौर में भी क्या कराची जैसे बड़े शहर में बारिश को अब भी आफत के तौर पर लिया जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल। कराची देखिए, कराची बहुत अच्छा शहर था। कराची वो दुनिया का वाहिद शहर है जिसके अंदर दो नदियां बहती हैं और दोनों नदियों का फासला 15 से 16 किलोमीटर का है। लियारी नदी बहती है, मली नदी बहती है। इससे ज़्यादा बारिश हो ये पानी निकाल देगी। लेकिन हमारे साथ बदकिस्मती ये हुई है कि कराची के अंदर बरसाती नालों पे हाउसिंग स्कीमें बना दी गई, नदी की ज़मीनों पर हाउसिंग स्कीम बना दी गई, प्लाजा खड़े कर दिए गए। जो पानी के ओरिजिनल रास्ते थे, जो असल रास्ते जिन रास्तों पर पानी बहता है, उन रास्तों पर रुकावटें बना दी गई, पुल बना दिए गए, बंद बना दिए गए। अब वो पानी को आएगा और पानी निकलेगा। तामीरात में मेयार पर कोई आजाद निगरानी होनी चाहिए। जी हर बारिश के बाद हम सवाल उठाते हैं, शोर मचाते हैं, थोड़े दिन शोर मचता है, हुकूमती मशीनरी हिलती है, बयानात आते हैं, लोग दावे करते हैं, वादे करते हैं कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी जो मुलविस। लेकिन आज तक तकरीबन 70 साल में हमने किसी इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई होते हुए नहीं देखा। अब ये अरबों रुपए इस बारिश में फिर डूब गए। इंजीनियर, कंसल्टेंट, डिजाइनर, कॉन्ट्रैक्टर, ये लोग जिम्मेदार हैं और उनके साथ वो लोग भी थोड़े जिम्मेदार होते हैं जो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सूरत हाल रहे हम सवाल उठाते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आज के ये सवाल महज हवाओं में गुम ना हो, बल्कि उनका जवाब कहीं ना कहीं किसी ना किसी फोरम पर जरूर गूंजे, क्योंकि अगर सवाल जिंदा रहेंगे तो जवाब कभी ना कभी जरूर आता है। नाज़रीन, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे महकमा तालीम बलूचिस्तान की, जहां पर करोड़ों रुपए की माली बेकायदगियों की निशानदही हुई है। महकमा तालीम में अरबों रुपए की माली बेकायदगियां और घपलों का इंकशाफ हुआ है, जबकि ऑडिट रिपोर्ट 2023 और 24 में माली बेकायदगियों, घपलों और महकमा तालीम में अरबों रुपए के गैर कानूनी और मशकूक अखराजात भी किए गए हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन की नुमाइंदा कोयटा शाह हुसैन तरीन ने। शाह हुसैन, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना कि तालीम जैसे मुकद्दस शोबे में अरबों रुपए की बेकायदगियाँ, क्या ये कौमी सानिहा नहीं है हमारे लिए? जी फरजाना, ये एक सानिहा है और अलमिया भी हैं कि तालीम जैसे बुनियादी शोबे पे भी हमारी तवज्जो नहीं होती, और अगर तवज्जो होती है तो वो तवज्जो मफादात की नज़र हो जाती है, करप्शन की नज़र हो जाती है वो तवज्जो, तो यकीनन फिर उसके नताइज जो है वो मतलूबा नताइज नहीं निकलते। और ये जो स्कैंडल हैं या आप करप्शन या बेकायदगियाँ इसे कहें कि ये ऑडिटर जनरल की 2023 और 24 की ऑडिट रिपोर्ट में इसकी निशानदेही की गई है, और ये जो बाकायदगियाँ हुई हैं ये माली साल 2022 और 23 में हुई है, और कुल जो निशानदेही हुई है 1 अरब 92 करोड़ रुपए की निशानदेही हुई है कि माली बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। ये मुख्तलिफ मदाद में हुई हैं महकमा तालीम, जिसमें हायर एजुकेशन भी है, जिसमें सेकेंडरी एजुकेशन भी है, और ये जो एलोकेशंस होती है बजट में मुख्तलिफ मदाद के लिए, मिसिंग फैसिलिटीज़ होती है, स्कूलों की रिनोवेशन होती है, चार दीवारी की तामीर होती है, पानी और दिगर जो सहूलियात है वो बहम पहुँचाने के लिए रकूम जो है मुख्तस की जाती है, और फिर ये या तो ठेकेदारों की करप्शन की नज़र हो जाती है या महकमा तालीम के अफसरान की गफलत और उसकी नज़र हो जाती है, और यूँ एक जो मकासद मयारी तालीम और तालीम आम करने के जो मकासद होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं, और तालीम के जो ख्वाब जो शर्मिंदा ताबीर नहीं होते। यानी हम अपने मुस्तकबिल के मेमारों पे ही तवज्जो नहीं देंगे तो हम किस चीज़ पे तवज्जो देंगे जिनसे हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है। तो ये ऐसा है कि इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि इसमें जो निशानदेही हुई है कि ठेकेदारों को एक तो इजाफी रकूम अदा की गई है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में ठेकेदारों को इजाफी रकूम भी अदा की गई जो कि गैर कानूनी तौर पर जिनकी मजदूरी नहीं ली गई, और इसके अलावा जो ठेकेदारों से टैक्स कटौती के मद में जो कटौतियाँ की जानी थी वो भी नहीं हुई। इस तरह यूँ सरकारी ख़जाने को उसमें करोड़ों रुपए के नुकसान पहुँचाया गया, और ये जो सिलसिला है 2022, ये तो सिर्फ 2022 की निशानदेही हुई है, 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट में निशानदेही हुई है। ये एक सिलसिला है जो साल से चला आ रहा है, और हुकूमतें जो है वो उस पर तवज्जो नहीं दे पाती, और केयर जो बजट होती हैं, तो जो एलोकेशन होती है, क्या हम ये कह सकते हैं कि बच्चों की किताबों, स्कूलों की छतों और उस्ताज़ा की तनख्वाहों का जो हक था वो कहीं और चला गया है? यकीनन ऐसा भी होता है कि हम तालीम के लिए जो रकम मुख्तस की जाती है, अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे किताबें चूँकि मैट्रिक तक तो किताबें गवर्नमेंट मुफ्त देती है, और जो छपाई होती है, किताबों की छपाई होती हैं, और किताबें जो पहुंचाई जाती है सरकारी स्कूलों में। बलूचिस्तान में 2 जोन है, एक विंटर जोन है और एक समर जोन है, और विंटर जोन की टाइमिंग अलग होती है, सर्दियों में छुट्टियां होती है, और समर जोन है वहाँ पे गर्मी की छुट्टियां होती है। तो तालीमी साल भी यकसा नहीं है, यानी समर जोन के तालीमी साल है वो अगस्त से शुरू होता है, विंटर जोन का तालीमी साल वो मार्च से शुरू होता है। तो जो किताबें पहुंचानी होती है स्कूलों को वो वक्त पर नहीं पहुंचती, या फिर कम छापी जाती हैं। जो टारगेट्स रखे जाते हैं कि स्कूलों की जो डिमांड्स होती हैं वो डिमांड्स पूरी करने के लिए वो टारगेट्स पूरे नहीं होते, और छपाई कम होती हैं। बाकी जो कागज़ी कार्रवाई होती है, कागज़ी कार्रवाई में तमाम जो प्रोसीजर्स हैं वो तो कंप्लीट होते हैं, मगर अमली तौर पर जब हम देखते हैं स्कूलों का विज़िट करते हैं तो स्कूलों में सहूलियात ना होने के बराबर होते हैं। यानी मैं आपको एक मिसाल दूं कि सरकारी स्कूलों में प्राइमरी तक या हाई तक जो है वो मुस्तहिक तलबा के लिए वर्दियाँ मुफ्त होती हैं, और वर्दियाँ सरकार के खाते में आती भी हैं, मगर वो मुस्तहिक तलबा तक नहीं पहुँचती, और वो जो है वो किधर और चली जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि
बजट के एलोकेशन से भी जो है ना गैर कानूनी तौर पर वो वहाँ से रकूम निकाल कर किसी और मद में इस्तेमाल कर दिए जाते हैं, और फिर हम इंतज़ार करते हैं कि अगला बजट आएगा और फिर फंड्स रिलीज़ होंगे, नए एलोकेशंस होंगे। यूँ ये सिलसिला जो है वो तो जो हिसाब किताब बनाते हैं उसका तो हम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो किस किस्म का हिसाब किताब होता है, लेकिन यहाँ जो ऑडिट रिपोर्ट ने जो एदादो शुमार दिए हैं वो किसकी नाक के नीचे से गुजर गए हैं? जी बिल्कुल, ये ऑडिट रिपोर्ट चूँकि 2023-24 की जो मैं की थी, ऑडिटर जनरल ने ये ऑडिट रिपोर्ट भेजी है गवर्नमेंट को, तो अब मौजूदा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसमें सिफारिश भी की गई है ऑडिटर जनरल की तरफ से कि जो इस गफलत के या बेकायदगियों के ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, हुकूमत तहकीकात कराएँ, असल ज़िम्मेदारान को कटहरे में लाएँ। और ये मौजूदा हुकूमत पे मुनहसर हैं कि वो कितनी संजीदा हैं, तालीम जैसे शोबे की बेहतरी के लिए कितनी संजीदा है। अगर गवर्नमेंट संजीदा है तो यकीनन इसमें गवर्नमेंट तहकीकात कराएगी और ज़िम्मेदारान का तयन भी होगा। मगर बात वही है कि यहाँ पे सज़ा और जज़ा का जो अमल है वो इंतहाई सुस्त है, और गवर्नमेंट भी सियासी मसलतों के शिकार हो जाती है और फिर यूँ ये सिलसिला फिर अधूरा रह जाता है। मगर ये डिपेंड करता है मौजूदा हुकूमत पे कि वो इस रिपोर्ट पर जो ऑडिटर जनरल ने जिन निशानदेही की है जो उस पर कितनी अमल करती हैं और कहाँ तक इसके तहकीकात करी जाती है। एंटी करप्शन से 1.61 करोड़ रुपए मशकूक खर्च सामने आया है, क्या हम इसे महज कागजी गलती कहेंगे? यकीनन ये कागज़ी गलती नहीं हो सकती, इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी अमाउंट ये कागज़ी गलती नहीं हो सकती। मशकूक अखराजात वो होते हैं कि ऑडिटर जनरल मुतल्लिका महकमे से रिकॉर्ड तलब करती हैं। हाँ। और चूँकि बजट में जो निशानदेही होती है कि ये रकम इस मद में खर्च हुई, ऑडिटर जनरल जब ऑडिट करती हैं तो उनसे उस महकमे से रिकॉर्ड तलब करती है कि आप ये रकम जो खर्च हुई हैं इसके दस्तावेजी सबूत पेश करें। और मगर ये जो महकमा है वे महकमा इसमें नाकाम रहता है, वो दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर पाती, तो यूँ ये मशकूक जो अखराजात होते हैं ये इस मद में मशकूक कहलाए जाते हैं। और फिर इसी को लेके उसमें बाकायदगियों की निशानदेही होती है कि अखराजात, मशकूक अखराजात इस मद में इतने हुए हैं तो ये इसके सबूत क्यों नहीं है। और इसी को जवाब बना के ऑडिटर जनरल जो है वो सिफारिश करती है गवर्नमेंट को कि वो इसके तहकीकात कराएँ और ज़िम्मेदारान का तयन करके उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए जाएँ, या तो मैं एंटी करप्शन में भेज दिया जाए या फिर अगर कोई बड़ी जो करप्शन है वो नेब के हवाले किया जाए। तो फ़िलहाल इंतज़ार है कि हुकूमत इस पर कितनी संजीदा है। और बड़ा ही शाह हुसैन लम्हा फ़िक्रिया है। मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि ये पैसा जो करप्शन की नज़र हो गया है, जो खुर्द-बुर्द हो गया है, अगर स्कूलों, फर्नीचर और तालीमी सहूलियात पर लगता तो आज बलोचिस्तान के बच्चे कहाँ पर होते? देखिए फरजाना, बलूचिस्तान में जो तालीमी रशो है, शरह ख्वानदगी है, वो पाकिस्तान में सबसे कम है। तकरीबन यहाँ पे जो सरकारी आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक बलूचिस्तान में 46% या 47% शरह ख्वानदगी हैं। उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जो सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं, उनको भी ख्वानदा शुमार किया गया है। मगर अगर हम ग्राउंड पे जाएं तो ग्राउंड रियलिटीज़ इससे कहीं जो है ना वो तशवीशनाक है। मगर ये कि अगर ये करप्शन ना होती तो आज हमारे बलूचिस्तान की जो शरह ख्वानदगी है। बिल्कुल नाज़रीन, ऑडिट रिपोर्ट्स तो बेशुमार आती हैं, उनके अंदर निशानदही भी कर दी जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। आखिर अवाम को ये सवाल पूछने का हक कब मिलेगा कि उनके बच्चों की तालीम का पैसा कहाँ जा रहा है? तालीम एक कौम का मुस्तकबिल होती है, और अगर उसी की बुनियाद में करप्शन की दरारें पड़ जाएं तो इमारत कभी भी मजबूत नहीं बन सकती है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।